हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आरएएस प्री मॉडल पेपर 2025 के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 3। देखिए, पहला प्रश्न, नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों, अभी आप सभी को पता है, थोड़ी देर पहले ही पेरिस पैरालंपिक खेल हुए थे। उस खेल में दोस्तों नीतीश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन से खेल में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन में। बैडमिंटन खेल में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सतीश कुमार को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय एकजुट थे। अंग्रेजों ने इन दोनों समुदायों के बीच फूट डालने के लिए क्या उपाय किए थे? क्या उपाय किए थे वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अंग्रेजों ने दोनों समुदायों के बीच आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों ने दोनों समुदायों के नेताओं को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, धार्मिक ग्रंथों और प्रथाओं का अपमान किया। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सभी कथन है वो दोस्तों क्या है? सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एकजुट थे 1857 के विद्रोह के दौरान, तो अंग्रेजों ने दोस्तों फूट डालने के लिए ये उपाय किए थे। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय के पश्चात वह गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा शुष्क बर्फ है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? बताइए, किसी वस्तु के नमूने को दोस्तों खुली हवा में अगर अपन रख देते हैं तो कुछ समय पश्चात वो गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन, शुष्क बर्फ है। तो इस परिघटना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों उदर्वपातन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उदर्वपातन। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, पाली भाषा का ग्रंथ है मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? बताइए, पाली भाषा का ग्रंथ है मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें नागसेन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध भिक्षु नागसेन। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, नालंदा था, विक्रमशिला था, कुशीनगर था, लेकिन तक्षशिला नहीं था। दोस्तों प्रश्न में देखिए, ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया है कि पूर्व मध्यकाल में नहीं। दोस्तों ये जो ये तक्षशिला है ये पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, ये प्राचीन काल में शिक्षा हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1, 2, 4 इसमें सही है, लेकिन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला नहीं था। तो यहाँ पर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, तो केवल 3 ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में
कोमेट्रोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हाइड्रोजन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन ब्रह्मांड में लगभग दोस्तों 3/4 भाग है ये बनाता है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रियासत है तो दूसरी तरफ शासक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए देवगिरी रियासत का शासक है, वो दोस्तों कौन कौन था? तो दोस्तों शंकर देव था, बिल्कुल सही बात है। रायचूर रामचंद्र देव, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों रामचंद्र देव है, ये सोना राजवंश वारंगल का शासक था। ठीक है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। और देखिए होयसल, होयसल में देखिए दोस्तों वीर बल्लाल, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, होयसल रियासत का शासक वीर बल्लाल था। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दोस्तों कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। यहाँ पे पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए NaCl की मौजूदगी में प्लास्टर पेरिस प्लास्टर की स्थापन दर में वृद्धि होती है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की स्थापन दर में वृद्धि होती है। आगे देखिए सीमेंट में जिप्सम का उपयोग उसकी स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, मुक्त रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कथन तीसरा गलत हो जाएगा। सभी क्षारीय मृदा धातुएं जल योजित लवण उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों 3 नंबर का गलत है। तो यहाँ पर कूट भाषा में अगर अपन देखें तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए नंबर इसमें गलत है। ठीक है, केवल 3। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि NSG, नाम तो सुना ही होगा, NSG कमांडो। ठीक है, तो NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी श्रीनिवासन को। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय मूल की महिला को पेन पिंडर पुरस्कार 2024 मिला है? किस भारतीय मूल की महिला को पेन पिंडर पुरस्कार 2024 मिला है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अरुणधति राय को, अरुणधति राय को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दोस्तों अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है, सही उत्तर का चयन करना है। देखिए कथन 1 देखिए, यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही है। कथन देखिए दूसरा, इस शहर की साक्षरता दर 100% है। इस शहर को पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों इस शहर को पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो साक्षरता दर है ये 100% नहीं है। तो इसमें साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों इसमें जो साक्षरता दर है वो 96.8% है, 96.8% है। इसमें 100% गलत दे रखा है, इसलिए पहला कथन इसमें क्या है? सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अपने को क्या बताना था कि सही उत्तर का चयन करना है, तो एक कथन इसमें सत्य है, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? बताइए 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया?
राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भर्तृहरि महताब को, भर्तृहरि महताब को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये दोस्तों ओडिशा के कटक सीट से लगातार 7 बार के सांसद रहे हैं ये, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 176वां स्थान मिला है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अनामिका बी राजीव, अनामिका बी राजीव। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्यक्ति दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो के नए महासचिव बने हैं। बताइए नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा मार्क रूट, मार्क रूट बने हैं दोस्तों। ठीक है, और ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है मार्क रूट। इनको नाटो ने दोस्तों महासचिव बनाया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ईगा स्विएटेक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईगा स्विएटेक। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, कोलिन मुनरो जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है? बताइए ये कोलिन मुनरो है, ये क्रिकेट के खिलाड़ी है दोस्तों, और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये खिलाड़ी है दोस्तों न्यूजीलैंड के। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्यूजीलैंड के। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सन दे रखी है और सूची सेकंड में युद्धों के नाम दे रखे हैं। देखिए 1192 के अंदर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। 1707 ईस्वी के अंदर दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1761 के अंदर दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। और 1605 में क्या हुआ था दोस्तों? 1605 में दोस्तों अकबर की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2 4 1 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 2 4 1 3, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर दोस्तों विचार करना है और अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा कथन है वो सही है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 4 चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि वातावरण में उपयुक्त में से किसकी या किन की अधिकता होने से अम्लीय वर्षा होती है? बताइए किसकी अधिकता होने से अम्लीय वर्षा होती है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों की अधिकता के कारण दोस्तों अम्लीय वर्षा होती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए यानी कि NO2 और SO2 की अधिकता से दोस्तों अम्लीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर 2 और 4 कथन है वो इसमें क्या है? सही है, 2 और 4 कथन सही है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2024 का खिताब जीता? निम्नलिखित में से किस देश ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप 2024 का खिताब जीता? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्पेन ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्पेन ने। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला को हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बताइए किस महिला को हाल ही में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
2024 से सम्मानित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा वो है जेनी एपोर्नबेक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जेनी एपोर्नबेक। ठीक है, याद रखना, जर्मनी की है ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासित शक्तियों को किस में निहित किया है? बताइए, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासित शक्तियों को किस में निहित किया है? तो दोस्तों ये निहित किया है भारत के राष्ट्रपति में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करता है? बताइए। तो दोस्तों जब राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करेगा? तो दोस्तों वो करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास है वो दोस्तों जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी, और दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक को आपको शेयर करना है। और साथ ही दोस्तों रोजाना आपको ये टेस्ट सीरीज है वो देखने को मिलेगी, और रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। परीक्षा तक दोस्तों 30 से 40 मॉडल पेपर का टेस्ट है वो आपको देकर जाना है। ठीक है, देखिए, और शांति से आपको देखना है, एक एक प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएस प्री की परीक्षा है तो पेपर तो उस हिसाब से आएगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रणाली को कौन से देश से लिया गया है? अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रणाली को कौन से देश से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है आयरलैंड से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? पॉलिटिकल साइंस के बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है। दोबारा देखिए, किसमें उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का उद्देश्य है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, याद रखना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सभी को पता भी होगा दोस्तों इसमें क्या होता है कि यानी कि राजस्थान में अगर सड़क दुर्घटनाओं में कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसको दोस्तों सरकारी या निजी चिकित्सालय में अगर पहुंचाया जाता है व्यक्ति द्वारा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र है वो प्रदान करती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रवि प्रकाश मेहराड़ा को। रवि प्रकाश मेहराड़ा को दोस्तों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों प्रदेश के कौन से जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्टेट रैंकिंग, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में?
तो दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया है बांसवाड़ा ने। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गंगाराम मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंगाराम मूलचंदानी को। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन या कथनों का अपने को चुनाव करना है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए राजस्थान में सोलर इंसोलेशन देश में सबसे अधिक है, देश में सबसे अधिक है, ठीक है। और देखिए राजस्थान में बजट में राजस्थान में 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। दोस्तों बताइए इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, ये दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य कथन है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सत्य है। कूट भाषा में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं को उनके लाभान्वित वर्ग के साथ सुमेलित कीजिए। उनके लाभान्वित वर्ग के साथ में सुमेलित करना है। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ लाभान्वित वर्ग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अनुप्रति योजना। दोस्तों अनुप्रति योजना है ये अल्पसंख्यकों के लिए है, यानी कि अल्पसंख्यक लाभान्वित वर्ग है इसका अनुप्रति योजना का, ठीक है। और आस्था योजना है ये दोस्तों निःशक्त जनों के लिए है, निःशक्त जन वर्ग है वो इसके लाभदायक लाभ प्राप्त करते हैं। अन्नपूर्णा योजना है, अन्नपूर्णा दोस्तों ये योजना है ये वृद्धजन के लिए है ये अन्नपूर्णा योजना। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है ये श्रमिकों के लिए है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-1-2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? बताइए सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है? तो दोस्तों राजस्थान पहले पायदान पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के अंदर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है दोस्तों। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के अंदर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको कहते हैं क्या? उसको सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उसको सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये तो दोस्तों सभी को पता होगा दोस्तों, NSSO। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु खेल प्रशिक्षक को कौन सा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को कौन सा सम्मान या पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला राजस्थान में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? कौन सा कार्यक्रम राजस्थान लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला पायलट कौन थी?
तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है नम्रता भट्ट। ठीक है, नम्रता भट्ट राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य विधानसभा में कुल कितनी सीटें अनारक्षित है? राजस्थान राज्य विधानसभा में कुल कितनी अनारक्षित सीटें हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 141 सीटें। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। देखिए जिनमें से देखिए कुल 200 सीट है। कितनी सीट है राजस्थान विधानसभा में? 200 सीट है। 200 में से दोस्तों 25 सीटें तो है किसके लिए? तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए, और 34 सीटें हैं वो है दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए, और शेष 141 सीटें हैं वो अनारक्षित सीटें हैं। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर एन मल्होत्रा कमेटी है वो संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है बीमा क्षेत्रों से संबंधित है। ये आर एन मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्रों से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोट भाषा में अगर अपन देखें तो केवल 3, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे, राजस्थान के किन मुख्यमंत्रियों ने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी है? राजस्थान के किन मुख्यमंत्रियों ने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए हरदेव जोशी, जगन्नाथ पाटिया और शिवचरण माथुर दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हरदेव जोशी भी मुख्य राज्यपाल रह चुके हैं, जगन्नाथ पाटिया भी और शिवचरण माथुर भी, तीनों ही रह चुके हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1, 2, 3, यानी कि तीनों ही सही है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य सूचना आयोग को मामलों की जांच करते समय निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। राज्य सूचना आयोग को मामलों की जांच करते समय निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों इसमें देखिए शक्ति कौन सी प्राप्त है वो बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति को समन करना व उन्हें उपस्थित कराना, बिल्कुल सही है। शपथ पत्र पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना, बिल्कुल सही है। दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण करना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग किन मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग किन मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें समवर्ती सूची के मामले में, राज्य सूची के मामले में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बी और सी दोनों। आगे देखिए, दिए गए राजस्थान के जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सा जिला स्थित नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राजस्थान के 10 जिले हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटा है, बारां है, भीलवाड़ा है, लेकिन बूंदी नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, माही नदी राजस्थान में दिए गए जिलों में से किन जिलों में प्रवाहित होती है? दोस्तों माही नदी है ये कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, माही नदी है ये दोस्तों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में ये प्रवाहित होती है माही नदी। तो यहाँ पर अपने सीकर में नहीं होती। सीकर में कहां से हुई? सीकर में तो अपनी एक ही नदी है, वो है कांतली। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में मेवाती नस्ल की गायें निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? मेवाती, दोस्तों पता चल गया होगा मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर का। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किन क्षेत्रों या भागों में लेटोजेनिक मृदा पाई जाती है? लेटोजेनिक मृदा बताइए
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये दक्षिणी पहाड़ी भागों में पाई जाती है दोस्तों। दक्षिणी पहाड़ी भागों में लेटोजेनिक मृदा है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक संस्कृति का राजस्थान से संबंध नहीं है? आहड़ संस्कृति है, गणेश्वर है, सोथी है, कायथा संस्कृति। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, कायथा संस्कृति। ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है। ठीक है, यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों राजस्थान में है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, भीलों की भाषा में देपाड़ा किसे कहते हैं? देपाड़ा दोस्तों ये भीलों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती है, उसको बोलते हैं देपाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर प्रश्न है, रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध था? रुकनुद्दीन का बताइए, रुकनुद्दीन का राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध था? राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर शैली से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बीकानेर शैली। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है, तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बच्चे बच्चे को पता होगा। थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित रखता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 23 कैरेट सोने के गहने बनाने की कला है ये थेवा कला। ठीक है, आमतौर पर 22 कैरेट में बनाया जाता है गहना। इसमें थेवा कला के अंदर 23 कैरेट सोना का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर प्रश्न है, राजस्थान एवं किस राज्य की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? बताइए, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन ये राजस्थान और कौन से राज्य की सीमा पर यह स्थित है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है ये। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है। देखिए, इस स्टेशन की मैं आपको एक विशेष बात बता देता हूँ, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की। दोस्तों इस स्टेशन की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ के लोग टिकट लेने के लिए राजस्थान में खड़े होते हैं और टिकट देने वाला जो क्लर्क है वो मध्य प्रदेश में बैठता है। ठीक है, यानी कि ये सीमा पर स्थित है। तो इसमें राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देखिए, जो 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायविक दशाओं के संबंध में सही है? जलवायविक दशाओं के संबंध में कौन सा सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष मानसून काल में औसत वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राजस्थान में या राज्य में तापक्रम आर्द्रता की अवस्थाएं तथा तापांतर में विषमता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तापमान आर्द्रता की अवस्थाएं और तापांतर में विषमता पाई जाती है राजस्थान में, पश्चिम में ज्यादा है तो पूर्व और दक्षिण में कम है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा कथन सही है। तीसरा देखिए, राजस्थान की जलवायु पर समुद्र का समकारी प्रभाव परिलक्षित होता है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या है? गलत है। दोस्तों राजस्थान समुद्र से दूर होने के कारण इसके जलवायु पर समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर ये कथन गलत दे रखा है। एक और दो कथन इसमें क्या है? सही है। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घाना भरतपुर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 57 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक दोस्तों जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें पूर्वी मैदानी भूभाग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें याद रखना, अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है,
58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए बेंटोनाइट खनिज का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो वो है दोस्तों बीकानेर। कैल्साइट का है दोस्तों सीकर, यूरेनियम का भीलवाड़ा और डोलोमाइट का जयपुर। ये चारों के चारों दोस्तों पहले से ही सही सम्मिलित दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 3 4। कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हड़प्पा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा से। नेक्स्ट आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजस्थान के राजपूत राज्यों को निम्न में से किस शासक ने जीता था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजस्थान के राजपूत राज्यों को निम्न में से किस शासक ने जीता था। राइट आंसर हो जाएगा प्रतिहार राजा नागभट्ट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट द्वारा सही उत्तर का अपने को यहाँ पर चयन करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विराटनगर अभिलेख से अशोक द्वारा बुद्ध धम्म संघ में आस्था का वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही बात है। गंगधर अभिलेख से सामंती व्यवस्था का वर्णन मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ता हुआ क्रम है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम दोस्तों देखिए ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेटा एथिल लैंड निम्नलिखित में से क्या है। ट्रेटा एथिल लैंड निम्नलिखित में से क्या है, तो ये क्या है, ये दोस्तों अप स्फोटरोधी यौगिक है, अप स्फोटरोधी यौगिक है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतया होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सारिये। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सारिये। ठीक है, आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों, बल्बों के हत्थे व कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है। बताइए दोस्तों, कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे, कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बेकेलाइट। बेकेलाइट ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सर्वाधिक पुराना संश्लेषित बहुलक है तो वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है इसमें देखिए, एक तो बेकेलाइट भी है और नोवोलेक भी है। ये दोनों दोस्तों सर्वाधिक पुराने संश्लेषित बहुलक हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, विकल्प ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए, यदि नोर एड्रेनलिन का स्तर रुधिर में कम हो जाए तो व्यक्ति पीड़ित होता है। यदि नोर एड्रेनलिन का स्तर रुधिर में कम हो जाए तो व्यक्ति पीड़ित होता है, तो व्यक्ति पीड़ित होता है दोस्तों मानसिक विकृति से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, डेसिबल का उपयोग ध्वनि की प्रबलता की इकाई मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति का शक्ति की इकाई मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पास्कल का उपयोग दबाव की इकाई के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊं दोस्तों, सेल्सियस ताप का मात्रक है और उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 10 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 10 मेगाहर्ट्ज। आगे देखिए, 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जगत की पूर्ण निर्धारित सीमाएं नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से जगत की पूर्ण निर्धारण सीमाएं नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटिस्टा। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, संयोजी उत्तक में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। संयोजी उत्तक में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, राइट आंसर हो जाएगा कौन सी है दोस्तों। संयोजी उत्तक में कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, मैक्रोफेज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार के स्वपोषण की विधि है। बताइए कौन सी विधि सही प्रकार के स्वपोषण की विधि है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ये अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें नर व मादा भाग अलग अलग पादपों पर उपस्थित होते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, विषम सुखायु, एक लिंगाश्री, एक लिंगी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। निम्न में से एक गलत विकल्प है, उसका चयन कीजिए। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। निम्न में से एक गलत विकल्प है, उसका चयन कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो गलत विकल्प, देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा का पाचन और पित्त की पाचन, ये तीनों सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे गलत विकल्प कौन सा है, तो वो है गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, हृदय चक्र किससे शुद्ध होता है। हृदय चक्र किससे शुद्ध होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलिंद प्रकुचन से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मेडुला ओब्लांगेटा में उपस्थित केंद्रों से नियंत्रित होता है। केंद्रों से नियंत्रित होता है, तो दोस्तों श्वसन नियंत्रित होता है, हृदय परिसंचरण प्रतिक्षेप नियंत्रित होता है, जठर श्रावण होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूची फर्स्ट में पादप है और सूची सेकंड में जैव उर्वरक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सोयाबीन। सोयाबीन में दोस्तों जैव उर्वरक कौन सा है, तो दोस्तों इसमें राइजोबियम जीवाणु, राइबोजियम जीवाणु। तो यानी कि इसमें पहले का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और एजोला में दोस्तों एनाबिना जैव उर्वरक है। और चीड़ के अंदर दोस्तों माइकोराइजा है और मक्का के अंदर है एजोस्पाइलिरियम। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इन्फ्लुएंजा एक विषाणु है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ऑर्थोमिक्सो विषाणु। ऑर्थोमिक्सो विषाणु, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की, बिल्कुल सही बात है।
प्रोजिट्रॉन पोजिट्रॉन की खोज है वो CD एंडरसन एवं UF हेस ने की। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, ये गलत हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर C नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये परायूरेनियम तत्वों की खोज है वो किसने की थी? तो ये GT सीबोर्ग ने की थी, GT सीबोर्ग ने, ठीक है। तो ये इसमें एनरिको फर्मी गलत दे रखा है। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल की भारत छोड़ो आंदोलन में निष्क्रिय भूमिका होने पर बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी आदि कार्यकर्ताओं ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था, तो भाग किसने लिया था? आजाद मोर्चे ने भाग लिया था, और इन्होंने ही आजाद मोर्चे की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे A नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान के लोक संत जाम्बोजी ने राजस्थान के समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर उनमें सुधार करने का प्रयास किया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उससे संबंधित नहीं है? कौन सा कथन उनसे संबंधित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है संत जाम्बोजी की। तो दोस्तों देखिए हिंदू तथा मुस्लिम धर्मों में व्याप्त बाह्य आडंबरों का विरोध किया, जाम्बोजी ने, बिल्कुल सही है। वृक्षों के काटने तथा पशुवध पर रोक लगाई, बिल्कुल सही है। समाज सुधारक की दृष्टि से विधवा विवाह की अनिवार्यता बताई गई, बिल्कुल सही बात है। गुरु भक्ति और सत्संग को मोक्ष का साधन माना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। दोस्तों जाम्बोजी गुरु भक्ति और सत्संग को मोक्ष का साधन है वो नहीं मानते थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जाम्बोजी से संबंधित D नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन गलत दे रखा है। आगे देखिए पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों। ये यहाँ पर B नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार होता है? तो वो आधार होता है दोस्तों देशांतर रेखा। यहाँ पर A नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, देशांतर रेखा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बोडो जनजाति के लोग निवासी हैं? बोडो जनजाति के लोग निवासी हैं, तो ये निवासी हैं दोस्तों गारो पहाड़ियों के। यहाँ पर A नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गारो पहाड़ियों के। आगे देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, ग्रांड कैनियन है दोस्तों। ग्रांड कैनियन क्या है? तो दोस्तों ये दोस्तों एक खड्ड है, एक दोस्तों खड्ड है, यानी कि मैं आपको बताऊं ये ग्रांड कैनियन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है, यानी कि गोर्ज है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे A नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष दे रखा है। देखिए यहाँ पे आज्ञावान समाचार पत्र का प्रकाशन है वो अगस्त 1937 में हुआ, बिल्कुल सही है। प्रजा सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन 1940 में हुआ, बिल्कुल सही है। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन नवंबर 1935 में है, बिल्कुल सही है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन 1921 है, वो इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। तरुण राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन है ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1923 में हुआ था, ठीक है। ये 1921 है, वो इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर D नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर का प्रश्न है, भारत में हीरे की खानें किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीरे की खानी है वो कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। A नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना नाम सुना ही होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। आगे देखिए राजस्थान का वह समुदाय जो आदिकाल से पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा धार्मिक भावना से करता आ रहा है, तो वो है दोस्तों बिश्नोई समाज। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नाम तो सुना ही होगा, लॉरेंस बिश्नोई। आगे देखिए कराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? कराकोरम राजमार्ग है ये दोस्तों चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। ये चीन और
पाकिस्तान को जोड़ता है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान में सांबर झील से नमक के उत्पादन का काम निम्न में से किसके द्वारा संपन्न होता है? तो दोस्तों सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा होता है, ये तो सभी को पता होगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? जारवा जनजाति का निवास स्थल अंडमान व निकोबार द्वीप में है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्य सरकार की आकस्मिक निधि पर निम्न में से किसका नियंत्रण होता है? राज्य सरकार की आकस्मिक निधि पर निम्न में से किसका नियंत्रण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल का। आगे देखिए, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से एक कथन है वो असत्य है? कौन सा एक कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, मुख्यमंत्री के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। हरदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल सही है। भैरव सिंह शेखावत भी राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, अशोक गहलोत राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। 4 बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत। एक तो 2008 से 2013 तक, फिर 2018 से दोस्तों 2023 तक, और इससे पहले दोस्तों 1998 में बने थे। ठीक है, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चौथा बार नहीं बने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्न लोकायुक्त का उनके कार्यकाल के अनुसार सही व्यवस्थित क्रम है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। सही व्यवस्थित क्रम है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, सही व्यवस्थित क्रम हो जाएगा दोस्तों इसमें एम.बी. शर्मा, मिलाप चंद्र जैन, जी.एल. गुप्ता और एस.एस. कोठारी, ये क्रम है, ये लोकायुक्त का बिल्कुल सही क्रम है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, सास बहू का मंदिर स्थित है। बताइए, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये नागदा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? नागदा में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही, नागदा में। आगे देखिए, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आती है? लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत। यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है, बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? ये रखा जाता है दोस्तों विवाह के अवसर पर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विवाह के अवसर पर। आगे देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? दोस्तों एक तरफ दुर्ग दे रखे हैं और उनकी आकृति या उनको और किस नाम से जाना जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सॉरी, गलत कौन सा है वो बताना है। ठीक है, देखिए, जालोर दुर्ग को जलालाबाद के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए, सिवाना दुर्ग मुस्तफाबाद, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, सिवाना के दुर्ग को खैराबाद भी बोलते हैं, खैराबाद भी कहा जाता है। ठीक है, मुस्तफाबाद नहीं कहा जाता। ठीक है, और मांडलगढ़ दुर्ग को कटोरी नुमा आकृति है, मांडलगढ़ दुर्ग की कटोरी नुमा आकृति है, बिल्कुल सही है। तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के पात्र हैं, गलत हो जाएगा। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों आपने, ये राई और बुढ़िया ये गौरी नृत्य के पात्र हैं। ठीक है, कालबेलिया नृत्य इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, 13 ताली कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन इसमें सही है, कुट भाषा में उत्तर देना था, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं व उनके केंद्रों को सम्मिलित करना है। देखिए, सूची फर्स्ट में परियोजना है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों ये कहां पर है? तो ये सवाई माधोपुर में है। ठीक है, अब वो वाली मत कर देना, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना, ये जो अपने
दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, इधर नागौर, इधर वो लिफ्ट नहर अलग है। यहाँ पे इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये सवाई माधोपुर में है, ठीक है। और ओराई परियोजना है ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और पार्वती परियोजना ये धौलपुर में है और बिशलपुर परियोजना टोंक में है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 3-4-1-2। 3-4-1-2 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 102 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से चलाई जा रही है? निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, ये योजना है वो दोस्तों किसी पंचायत समिति में सैनिटेशन सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए दोस्तों ये निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान बजट 2024-25 में घोषित गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने व्यय का अनुमान है? तो कितने व्यय का अनुमान है? तो दोस्तों 150 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 104 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे कितने मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया? तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे 14 मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित हैं? ये आरक्षित है दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों एक तरफ है सूची फर्स्ट में एक्ट या अधिनियम दे रखा है और सूची सेकंड में सन दे रखा है। यहाँ पर अपने को सुमेलित करना है। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट ये 1961 में पारित हुआ था दोस्तों। कब पारित हुआ था? 1961 में, ठीक है। देखिए सुमेलित करना है, ठीक है। और देखिए बोनस भुगतान अधिनियम, दोस्तों बोनस भुगतान अधिनियम ये 1965 में पारित किया गया था दोस्तों, ठीक है। और उपदान संदाय अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम ये 1972 में पारित किया गया था। और बंधक श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम ये 1976 में दोस्तों ये बना था, ये पारित हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों ही सही सुमेलित है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये कार्य करता है दोस्तों भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस विधानसभा के चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया? दोस्तों बताइए कौन से विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर 12वीं विधानसभा में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 12वीं विधानसभा में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए योजनाबद्ध विकास है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, ऋणग्रस्तता है, क्षेत्रीय संतुलन नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बर्फ पानी में क्यों तैरती है? बर्फ पानी में क्यों तैरती है दोस्तों? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया?
सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन है वो कब किया? ये किया दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य में चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दक्षिणी क्षेत्र है। आगे देखिए, किशनगढ़ के किस शासक का राज्याभिषेक दिल्ली में मुगल दरबार में हुआ था? किशनगढ़ के किस शासक का राज्याभिषेक दिल्ली में मुगल दरबार में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महाराजा सावंत सिंह का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये किशनगढ़ के शासक थे महाराजा सावंत सिंह। इनका राज्याभिषेक दिल्ली दरबार में हुआ था, दिल्ली मुगल दरबार में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 114 नंबर का प्रश्न है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? तो ये की थी दोस्तों 1883 ईस्वी में। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, मथने के पश्चात दूध से क्रीम का पृथक हो जाने का कारण है। मथने के पश्चात दूध से क्रीम का पृथक हो जाने का कारण है, तो वो कारण है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन का मामला प्रश्न के माध्यम से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया? किस आंदोलन का मामला प्रश्न के माध्यम से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सीकर किसान आंदोलन का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्थाओं में व्याप्त जात पात व बाह्य आडंबरों से मुक्ति दिलवाने के लिए किस लोक संत ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया था? तो दोस्तों ये दिया था संत दादू दयाल ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा है। देखिए, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। दोस्तों इसमें देखिए बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और देखिए इसमें ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे नहीं को काट लेना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सभी कथन है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सभी कथन सही है। 119 नंबर प्रश्न है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो वेधशालाओं का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था दोस्तों जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ पर जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, तो चारों जगह पे करवाई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों ही सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों देखिए डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। 120 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में वन दे रखा है और सूची सेकंड में जिला है। देखिए सालार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये अलवर में पाए जाते हैं सालार वन। ठीक है, और देखिए सदाबहार वन है ये माउंट आबू में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन है ये दोस्तों कोटा में पाए जाते हैं, और शुष्क मरुस्थलीय वन है वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 4 3 2 1 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य अरावली क्षेत्र में पाए जाने वाले दरों के समूह में शामिल नहीं है? तो दोस्तों मध्य अरावली क्षेत्र में पाए जाने वाले दर्रों है ये। ठीक है, दर्रों के समूह में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए झीलवाड़ा, परवेरिया, कछवाली और गोरमजी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये गोरमजी है ये मध्य अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली दर्रों के समूह में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बाकी तीनों सही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
122 नंबर का प्रश्न है, कथन और कारण दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए कथन ए देखिए, राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में अकाल एवं सूखे की स्थिति प्राय बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है। कारणार्थ देखिए, इन जिलों में अधिशेष जल की मात्रा नगण्य है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें दोनों कथन सही है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 123 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक क्षेत्र को का भारत के सकल मूल्य वर्धित में उनके योगदान के आधार पर घटते क्रम में सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम है वो अपने को बताना है दोस्तों। इसमें सही अनुक्रम हो जाएगा, वो हो जाएगा सेवा, उद्योग और कृषि। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेवा, उद्योग और कृषि। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे अब कुछ प्रश्न है, देखिए उसके बाद में मैथ के प्रश्न करेंगे, मैथ और रीजनिंग के। पहले थोड़े से प्रश्न हो रहे। देखिए एक चीनी यात्री 399 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया और 411 ईस्वी तक यहाँ रहा। अनेक नगरों की यात्रा के क्रम में वह पाटलिपुत्र और वैशाली भी आया। पाटलिपुत्र में वह 3 वर्षों तक रहा। उसके अनुसार इस नगर में महायान और हीनयान संप्रदाय के 2 भव्य बौद्ध विहार थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त विवरण किस व्यक्ति के संदर्भ में किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है फायान की। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। फायान है, ये चीनी यात्री था और ये भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 63 साल का बूढ़ा यात्री था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए 125 नंबर प्रश्न है। देखिए एक कथन के पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा तर्क मजबूत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन, देखिए दोस्तों कथन है, क्या सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती करो और निकालो प्रणाली को अपनाने की इजाजत देनी चाहिए, ये तो कथन हो गया। तर्क देखिए दोस्तों, हाँ इससे सार्वजनिक क्षेत्र को काम न करने वाले कर्मचारियों को हटाने में सहायता मिलेगी और काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें बिल्कुल तर्क पहला तो सही है। दूसरा देखिए, नहीं प्रबंधन इस प्रणाली को निष्पक्ष तरीके से लागू करने में समर्थ नहीं होगा और प्रबंधन की उच्च शक्ति के कारण कर्मचारियों को भुगतना होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें दोनों ही है वो अंतर्निहित है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही तर्क है। देखिए देखिए क्या पूछा गया है कि इजाजत देनी चाहिए, तो हाँ इससे सार्वजनिक क्षेत्र को काम न करने वाले कर्मचारियों को हटाने में मदद मिलेगी। ये दोस्तों दोनों के दोनों है वो इसमें गलत दे रखे हैं, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तर्क एक और नहीं तर्क सेकंड मजबूत है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक कथन के पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन सा तर्क इसमें सही है। कथन देखिए, क्या सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती करो और निकालो प्रणाली को अपनाने की इजाजत देनी चाहिए, ये कथन है। तर्क देखिए, हाँ इससे सार्वजनिक क्षेत्र को काम न करने वाले कर्मचारियों को हटाने में सहायता मिलेगी और काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देने में भी मदद मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, नहीं प्रबंधक इस प्रणाली को निष्पक्ष तरीके से लागू करने में समर्थ नहीं होगा, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तर्क एक इसमें क्या है, मजबूत है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल तर्क एक मजबूत है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 126 नंबर का प्रश्न है। कथन देखिए, बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। कथन देखिए, बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। पूर्ण धारणाएं देखिए दोस्तों, यहाँ पर देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर पर परीक्षा देने में सक्षम है और देखिए परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों की भर्ती करने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल इसमें क्या है, सही है। तो इसमें दोनों ही अंतर्निहित सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण धारणाएं 1 और 2
दोनों अंतर्निहित है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आप आगे देखिए 127 नंबर का प्रश्न है, कथन देखिए दोस्तों, जिन पुलों की रेलवे पुलों की स्थिति के निर्धारण के लिए पारंपरिक जांच पद्धतियां प्रभावी नहीं है, इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, ये तो कथन है। कार्यवाहियां देखिए दोस्तों, अपने को बताना है कि कौन से कार्यवाही इसमें सही है। देखिए, जीर्ण शीर्ण और जिन पुलों की पिछले 10 साल में मरम्मत नहीं हुई है उन्हें तत्काल नष्ट किया जाना चाहिए। तो दोस्तों पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। पुलों की स्थिति की जांच और उनकी मरम्मत के लिए तुरंत कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा आधुनिक पुल निरीक्षण उपकरण सहित आवश्यक प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसमें दोस्तों कार्यवाही सेकंड है वो सही अनुसरण करता है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 128 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दे रखा है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। कथन देखिए, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। निष्कर्ष में देखिए, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, हर किसी को अतीत के बुरे अनुभव को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला कथन है वो इसमें पहला निष्कर्ष इसमें गलत हो जाएगा, दूसरा इसमें सही है। देखिए नहीं 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 नहीं, क्या पूछा है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यह हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दोनों सही है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 129 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। दोस्तों 9 किलोमीटर क्या करता है, यहां से चल गया वो, यहां से दोस्तों ये 9 किलोमीटर चल गया, यहां आ गया, ठीक है, दक्षिण की तरफ। तत्पश्चात वह पूर्व में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। पूर्व में मुड़कर दोस्तों ये क्या करता है, 3 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर ये दोस्तों दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर गया और फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। तो दोस्तों फिर 8 किलोमीटर ये पश्चिम में जाता है, ठीक है। अब वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, तो दोस्तों आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है, ये अपने को ये ज्ञात करना है दोस्तों, ये कर्ण, ठीक है, कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 तो ये हो जाएगा और दोस्तों 8 में से 3 घटा दो तो 5 ही हो जाएगा। तो दोस्तों 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, 144 प्लस 25 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 169 और 169 किसका रूट है, तो 13। तो 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये कुछ रीजनिंग के और मैथ के संबंधित प्रश्न है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए हुए रेखा चित्रों में कौन सा रेखा चित्र ऐसे छात्रों को सही प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य सीखते हैं, जो विधि संगीत और नृत्य तीनों सीखते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला डायग्राम है वो अपना इसमें बिल्कुल सही बनेगा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे ये भी देखिए आप आसानी से कर सकते हैं। 132 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक ठोस 3 इंच किनारे वाला घन बनाने के लिए एक साथ रखा गया। इस बड़े घन को बाहर सब ओर से लाल रंगा गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया तो कितने घनों के 3 फलक रंगे होंगे। दोस्तों इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, यहाँ पे 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ मैथ के प्रश्न है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं है, नॉर्मल प्रश्न है, नॉर्मल आदमी भी कर सकता है दोस्तों। अब कुछ प्रश्न है वो मैं आपको और करवा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैथ से संबंधित प्रश्न है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 145 नंबर प्रश्न है, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं और आपको कमेंट में बता देना, अगर मैथ के प्रश्न करवाने हो तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न भी करवा दूंगा, कमेंट में आपको बताना है। देखिए 145 नंबर का प्रश्न है, कथन ए में देखिए अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, कारणार्थ देखिए ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है,
तो इसमें दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 147 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताइए उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं? कितने युग्म सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, ओटाई गिनिंग बीजों से कॉटन फाइबर को अलग करना, यही एक दोस्तों इसमें क्या है, एक तो ये सही है। और देखिए, बुनाई फाइबर से यार्न बनाना ये गलत हो जाएगा। पॉलिस्टर आग लगने पर पिघल जाता है और शरीर से चिपक जाता है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 और 3 क्या है, इसमें सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? तो दोस्तों चिंता का कारण क्या है, तो इसमें चिंता का कारण हो जाएगा दोस्तों ताम्रमल यानी कि कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निशालन यानी कि लीचिंग का कारण बन सकता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सॉरी इसमें देखिए 2 नंबर का तो सही है ही, इसके साथ में वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हृदय कब आराम करता है? हृदय कब आराम करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, रुधिर में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो दोस्तों ये लाभदायक है मधुमेह के लिए। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 3 है वो कंप्लीट करवा दिया है आरएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए। और कुछ चेंजेस करना हो तो जरूर बताएं। और आराध्य आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।